नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगी है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जिट पोल पर रोक लग गई है। 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध है। निर्देश का उल्लंघन करने पर 2 साल का कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने यह निर्देश जारी किया है। 10 फरवरी जब से उत्तर प्रदेश में बाकी भी 5 राज्यों में चुनाव शुरू है, तब से लेकर 7 मार्च जब तक ये चुनाव जारी रहेगा, तब तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा है। 6:30 बजे तक का समय बताया जा रहा है। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं अखिलेश जयंत की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का हापुड़ में। समाजवादी पार्टी और आरएलडी उनको टिकट दे रही है जो जीतने वाली महिलाएं हैं, लेकिन और दल सब हारने वालों को टिकट दे रही हैं। क्या हम हराना चाहेंगे अपनी बहनों को? हम हराने के लिए टिकट नहीं देंगे किसी को। कहां पर? नहीं, देखिए, इसमें कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए अच्छा लगना चाहिए अगर और अच्छा प्रत्याशी आ जाए, अगर और अच्छा मिल जाए तो और अच्छा ले आते, लेकिन अभी तो हमारे रविंद्र ही हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके हमारे फोन सुनने के लिए, आपके हमारे पर व्हाट्सएप क्या हो रहा है, हम और आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या अपनी चर्चा करते हैं, छुप करके सुनने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। हम लोगों की जिंदगी हो गई टीसी पे जाते जाते, और हम लोगों आपने किसानों की सुनी, आप सबकी सुन रहे हो। और मेरा अपना जो जमीनी आंकलन है, मुझे लगता है कि आपकी सरकार बनेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों के बारे में भी सोचना। मैं पत्रकार साथी से कहूंगा, बड़े समझदार साथी हैं हमारे, जो सुझाव दे दोगे। पत्रकार यूनियन जिंदाबाद। नहीं, मैं अपने पत्रकार साथी को भरोसा दिलाता हूं कि कोई सुझाव ऐसा हो जो हम कर सकें। नहीं, ठीक है। अच्छा, जो सुझाव आप दे रहे हो, अगर सुझाव ऐसा है जो किया जा सकता है तो जरूर करेंगे। बिल्कुल किया जाएगा। क्या हमारा तो हर घर तक जारी आवाज, और जितना संघर्ष हम लोगों ने किया है, हमारे कैडर ने किया है, लाठियां खाई हैं, सड़क पे रहे हैं 5 साल। जाएंगे करण, हमने शुरुआत मुजफ्फरनगर से की है, जाएंगे करण। ये पत्रकारों की सुरक्षा के लेकर के जिस तरीके से फोन करने पर डायल 100 वाली गाड़ी तुरंत पहुंच जाती थी, उसी तरीके से विशेष सुरक्षा के लिए अगर अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, डायल 100 की नहीं, अब जो डायल 112 है उसकी गाड़ी बढ़ा करके कुछ पत्रकार साथियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी तो की जाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएंगे। 2 अप्रैल के मुकदमे वापस। कोई बात नहीं, तुम पहले नहीं मिले ना हमें। किसका? अच्छा, उनका। अच्छा, उनका भी ले देना। जो पीएसपी है, प्रगतिशील पार्टी, नहीं विलय नहीं है, जितने भी दल हमारे साथ आए हैं, हम लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि कोई विलय नहीं करेंगे, क्योंकि हर दल के पास संगठन है और संगठन के साथ साथ उनके पास बड़ी संख्या में लोग भी हैं, तो इसलिए उनको साथ लिया है। क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह आखिरी वक्त बदल गया, पहले चाबी था, फिर स्टूल मिल गया, तो अब कैसे पहचानते हो, कैसे बताते लोगों को, इसलिए उन्हें साइकिल के चुनाव।
तो हापुड़ साहब सुन रहे थे जयंत चौधरी अखिलेश यादव को पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर से एक के बाद एक ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, भाइयों बहनों, पेशेवर अपराधी और माफिया चुनाव के दौरान धौंसे दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकती हुई नजर आएगी। ये लोग किसी थाने की चौखट पर बख्श दो की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। वहीं आगे सीएम ने लिखा कि मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भुना गया था। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे। गांव के गांव खाली हो गए थे। सपा की यही पहचान है। तीसरे ट्वीट में लिखा, मुजफ्फरनगर दंगे के दोषी और राम भक्तों पर निर्ममता से गोली चलवाने वाले क्या जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार है। सीएम ने आगे यह भी लिखा, कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। कानून का राज उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र एक बार फिर से करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सीएम योगी बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी किया और प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित किया और विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारत के इतिहास और दिल्ली के साथ इसका जुड़ाव एक इतिहास के पन्नों में आज भी अंकित है और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ जुड़ा हुआ आपका अतीत, लेकिन बीच के कालखंड में सत्तालोलुप राजनीतिक दलों के हाथों में जो बागडोर प्रदेश के अंदर जिन तत्वों के हाथों में आई थी, जिनके लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता नहीं बल्कि अपना स्वयं का परिवार महत्वपूर्ण हो गया था। कहीं चाचा भतीजा के लिए, कहीं बुआ भतीजे के लिए, कहीं भाई बहन के लिए, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। उन लोगों ने प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को तो छिन्न भी नहीं किया ही, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी तार तार करने का कार्य किया था। किसानों के जीवन के साथ 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा था। कई क्षेत्रों में भूख से मौतें हो रही थी, नौजवान पलायन कर रहा था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा था। व्यापारियों का अपहरण होता था। 5 साल के बाद जब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता जनार्दन के बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं कि अब किसी सचिन और किसी गौरव जैसे युवकों को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा किसी बहन की। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सभी विरोधियों पर निशाना साधा। शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि वो आज भी दंगों की पीड़ा को भूल नहीं पाए हैं। शाह ने आगे के लिए कहा कि अखिलेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के समय पीड़ितों और आरोपियों और परिजनों को पीड़ित बना दिया था। संजीव बालियान की बात करते हुए शाह ने कहा कि मैं संजीव बालियान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दंगों में फर्जी मुकदमों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गृह मंत्री ने आगे ये भी कहा कि अखिलेश राज चुनने से पहले दंगों को याद कर लीजिएगा। उन्होंने कहा, पहले यहां अपराध का बोलबाला था, योगी सरकार बनने के बाद सारे गुंडे बाहर चले गए। मुजफ्फरनगर के बाद अमित शाह ने सहारनपुर के देवबंद में भी जनसंपर्क किया, बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील की है। मुजफ्फरनगर आया हूं तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरे। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं।
फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से हमारे मुजफ्फरनगर है, जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर देती है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की नींव डाली जाए। तो उत्तर प्रदेश में 12-13 में मैं जब घूमता था, ऐसे ही मंच पर कार्यकर्ता बैठे होते थे और कहते थे, अमित भाई आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है? यहां पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता होती है। जिस प्रकार से सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रण फतेह करने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस कड़ी में गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने यूपी के विकास का रास्ता रोका, इसीलिए जनता के बीजेपी के सफाया करने का मन बना लिया है। कोरोना के दौरान मजदूरों को जिस तरह से परेशानी हुई, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। मोदी सरकार में अन्नदाता परेशान रहे, ये चुनाव किसानों और मजदूरों का है। अखिलेश ने कहा कि यूपी चुनाव के बाद गुजरात में चुनाव होंगे और असली सरप्राइज वहीं से मिलेगा। सरकार पीछे नहीं हटेगी, ऐसे कारखाने उद्योग को सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं पोटली लेके चलता हूं, एक लाल वाली मैंने पहले दिखा दी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रख रहा है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न ले। सबसे पहले तो कोई वादकारी जाता है, सरकार से कुछ मांग होती है, सामाजिक जन आंदोलन होते हैं, तो हमारी सरकार उन लोगों के साथ ऐसे क्रूरता के साथ व्यवहार नहीं करेगी। पुलिस की लाठी, पुलिस की वर्दी जनता को सुरक्षित रखने के लिए है, ना कि राजधानी में शिक्षक आते हैं, युवा आते हैं, भर्ती को लेकर कोई सवाल करता है तो उन पर लाठी चलाई जाए। ऐसी लाठियां हमारे राज्य में। कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर फिर से विश्वास किया है। कैबिनेट मंत्री अपने क्षेत्र में निकले और आप देख सकते हैं किस तरह से वह लोगों से मिल रहे हैं, मलिन बस्ती में जा रहे हैं। आप इस बार मैदान में हैं और क्या क्या योजनाएं लेकर आ रहे हैं? देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना जाति धर्म मजहब के भेदभाव के इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। इसके लिए हमने काम किया और आप देख रहे हैं उत्साह
पुरानी जो शहर की जो सबसे लास्ट और अंतिम गली है, वहाँ भी लोगों को किस तरह से उत्साह है। निश्चित रूप से हमने इतने सारे मकान, इतने सारे शौचालय, जिनके यहाँ मुफ्त में बिजली, मुफ्त में राशन इस तरह से मिला है, लोगों में उत्साह है। निश्चित रूप से फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जनता के बीच में है और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और आगे त्वरित निदान की बात कर रहे हैं। उन्होंने उनकी भाषा में बात किया तो सब जनता उनकी मुरीद हो गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो ये काफ़ी बड़ी बात नंदी ने यहाँ पर जनसभा के दौरान कही है। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, महेवा, प्रयागराज। लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से बात करते हुए कहा कि लोकदल प्रदेश की 300 से ज्यादा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। हम प्रदेश के नौजवान, महिलाओं और किसानों की आवाज उठाएंगे, विपक्ष में भी रहेंगे, तब प्रदेश के हित के लोगों की आवाज बुलंद करेंगे। सपा और बीजेपी सरकारें दोनों ने छलने का काम किया है। लखनऊ लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह का बयान 300 से ज्यादा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ना अभी सामने आया है। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बजाय विकास पर काम करेंगे। उन्होंने ऐसा भी कहा, यह भी कहा कि जल्द ही हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। हमारे साथ हैं लोक दल अध्यक्ष सुनील सिंह। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चीजें शुरू हो रही हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी चल रही है, पहले चरण का चुनाव भी 10 तारीख को है, लोक दल की क्या तैयारी है, इसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, लोकदल उत्तर प्रदेश में इन 4 पार्टियों के खिलाफ एक विकल्प देने का काम करता है। 300 सीटों पर लोकदल लड़ रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता को एक विकल्प दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, मान लीजिए कि पिछली बार उन्होंने अखिलेश यादव जी को हटाने के खिलाफ वो दिया था, जनमत दिया था। वो अखिलेश जी की सरकार से परेशान थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में चुना। लेकिन इन 5 साल की भाजपा की सरकार में जो उन्होंने देखा, चाहे ऑक्सीजन की कमी में बच्चे मर गए, चाहे मजदूर आते सड़क पे देखे जो पैदल चलकर आए, आज भाजपा के 403 रथ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उस समय उनको कोई साधन नहीं मिला जब गर्भवती महिलाएं हजारों किलोमीटर चलकर पैदल आए लोग दिल्ली और बंबई से। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि चाहे भाजपा का शासनकाल हो, चाहे सपा का शासनकाल हो, दोनों ही सरकार में मुद्दों की राजनीति नहीं हुई। तो लोकदल एक विकल्प के रूप में इन 300 विधानसभाओं में एक विकल्प दे रहा है और चाहता है कि जनता समझे कि ना तो समाजवादी पार्टी ना भाजपा से कुछ होने वाला, आज मुद्दों की जरूरत है। ये चुनाव को हिंदू मुसलमान पे ले जाएंगे आखिर में घुमा फिरा कर। तो लोकदल चाहता है कि मुद्दों की राजनीति हो, इनकी 5 साल के इनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि जनता इन्हें चुने। ये लोग सत्ता में कोई किसी भी दल में जाने को तैयार हैं, कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये सिर्फ पदों से चुपके रहने वाले लोगों को हटाकर एक नए अच्छे नौजवान आए ताकि कुछ प्रदेश में बदले, वरना क्या बदल जाएगा चुनाव बाद। तो लोकदल लगभग 300 सीटों पर लड़कर जनता को विकल्प दे रहा है और चाहता है कि इस बार व्यवस्था बदले। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नया हो, कुछ परिवर्तन हो, लोकदल का यही सपना है कि गांव की सरकार बने, नौजवानों की सरकार बने। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नौजवान है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान है और ये नौजवान आज बेरोजगारी के कारण जगह जगह धक्के खा रहे हैं। पढ़े लिखे MA BA और अच्छे शिक्षित नौजवान घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि भाजपा के खिलाफ तो ये आंदोलन था ही, लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के मुखिया आज किसानों की बात कर रहे हैं, ये 378 दिन में एक दिन भी गाजीपुर बॉर्डर पर या टीकरी बॉर्डर पर एक दिन नहीं गए उन किसानों के साथ। लोकदल के कितने ऐसे लोग थे जो इस किसान आंदोलन में उनके साथ खड़े थे? देखिए, 378 दिन जो किसान आंदोलन चला, लोकदल एक राजनीतिक दल है, सीधे दल के नाते नहीं भाग रख सकता। लेकिन लोकदल का एक दूसरा संगठन है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन, जो पंचायत प्रतिनिधियों का संगठन है। और लोकदल का वो कैंप पूरे दिन 378 दिन वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पर रहा और हमारे कैंप नहीं लिखा था जो पूरे देश की हेडलाइन बना कि अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम लोगों ने कहा कि आज हमारी लड़ाई, किसान की लड़ाई, गरीब नौजवान की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई आज कॉर्पोरेट के अडानी अंबानी से हो रही है, जो नीति ये नहीं है। अच्छा, अगर हम देखें, आप कह रहे हैं कि आप 300 सीटों पर अकेले इंडिविजुअल लड़ेंगे, तो पहले कोई गठबंधन नहीं है जी। और अगर मान लीजिए स्थिति ठीक होती है और किसी भी पार्टी की सरकार बनने की स्थिति आती है तो आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, लोकदल विपक्ष में रहना पसंद करेगा, जनता की आवाज उठाना पसंद करेगा, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरत होती है लोकतंत्र में। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल जो योगी जी की सरकार चली, उसमें विपक्ष का नामो निशान नहीं था। जहां कोरोना में लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, एक दिन हमारे जो भी विपक्ष में, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे रालोद हो, एक दिन किसी अस्पताल में कोई नेता देखने नहीं
नहीं गया कि जनता की हालत क्या है। जिस दिन लोग मजदूर आ रहे थे उस दिन कोई खड़ा नहीं था, तो विपक्ष शून्य था उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में। तो लोकदल चाहता है कि चाहे लोकदल का 1 विधायक आए, चाहे 20 विधायक आए, चाहे 50 विधायक आए, लोकदल विपक्ष की राजनीति करेगा, जनता की आवाज उठाने की बात करेगा, और जो भी सरकार गलत करेगी लोकतंत्र में उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम लोकदल करेगा। लोकदल की यही नीति है। बिल्कुल, ये हैं लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह, जिनका कहना है कि हम किसानों के मुद्दे होंगे, युवाओं के मुद्दे होंगे, प्रदेश के विकास का मुद्दा होगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन पर हम काम करेंगे, और अगर सरकार बनाने की स्थिति नहीं होती है तो हम विपक्ष में बैठेंगे और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। कैमरामैन सोनी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। यूपी के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने में लगा हुआ है। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुनिए लखनऊ से क्या कुछ कहा ब्रह्मदेव राम तिवारी। हमारे साथ हैं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ब्रह्मदेव राम तिवारी। सर, जिस तरीके से लगातार चुनाव आगे बढ़ रहा है, 4 चरणों को लेकर हम कहें कि पूरी तरीके से नामांकन चल रहा है, 5वें और 6ठे चरण का नामांकन भी अगले 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। किस तरीके से तैयारी आयोग इन सारी चीजों को लेकर कर रहा है? देखिए, आयोग ने जो उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन का जो कार्यक्रम बनाया है उसके अनुरूप पूरी तैयारियां की गई हैं, और जैसा आप देख रहे हैं 7 चरणों में चुनाव हो रहा है और पूरे प्रदेश को जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, तो उसके हिसाब से पूरी तैयारियां की गई हैं और उसका एक अच्छा सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। सर, अगर हम देखें तो लगातार आयोग कोशिशें कर रहा है कि चीजें निष्पक्ष हों, कहीं कोई भीड़ ना लगे। हालांकि कुछ प्रतिबंधों के साथ 1 तारीख के बाद आयोग कुछ छूट देने जा रहा है, तो कैसे इन चीजों को देखेंगे कि जो संख्या आयोग ने निर्धारित की है वो वहां निर्धारित रहे, कोई इसका वायलेंस ना करे और जो प्रत्याशी हैं वो इसका पालन करते रहें? देखिए, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था, पूरी टीमें, पूरा सेटअप बना हुआ है। और आप जैसा मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि एक ऐप भी भारत निर्वाचन आयोग ने बनाया है, सी विजिल ऐप। इसमें कोई भी नागरिक अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है, चाहे प्ले स्टोर से, iOS प्लेटफॉर्म से, और इस ऐप के माध्यम से यदि आपको दिख रहा है कहीं कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप इसमें कोई फोटो खींच करके, वीडियो बना करके, ऑडियो फॉर्म में या अपने नाम से या एनोनिमस भी इस शिकायत को जो है अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड होने के बाद हमारे यहाँ जिलों में सब जगह जो है फ्लाइंग स्क्वाड टीमें भी बनी हुई हैं, विधानसभा स्तर पर भी टीमें हैं, और टीमें जा कर के मौके पर इसका जो है परीक्षण करेंगी और 100 मिनट के भीतर ये शिकायत इसमें अपलोड हुई है उसके 100 मिनट के भीतर इन पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाती है इस ऐप के माध्यम से। लोग हैं जो ज्यादा भीड़ लेके चल रहे हैं, उन पर भी आयोग को ध्यान देना चाहिए। तो इन चीजों के लिए सर मॉनिटरिंग में क्या कर रहे हैं? जो लगातार जिलों से कुछ ऐसी इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं क्या? जो वीडियो व्यूइंग टीमें हैं और वहाँ पर जो सेटअप बनाया गया है उसके अनुसार जो भारत निर्वाचन की व्यवस्था है तदनुसार कार्यवाही कराई जा रही है। अगर सर कोई पैसे ज्यादा लेकर चल रहा है, अभी तक बड़े पैमाने पर रिकवरी हुई है, तो उन लोगों के खिलाफ किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं? अब तक प्रदेश भर में अगर हम देखें तो कितनी कार्रवाई इस तरीके की हुई? देखिए, इसकी लगातार कार्यवाहियां चल रही हैं और आप मीडिया में देख रहे हैं लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत निर्वाचन आयोग इन चीज़ों के प्रति बहुत ही गंभीर और सख्त है कि जिससे चुनाव में धन बल और आपराधिक प्रवृत्ति पे जो है नकेल लगाई जा सके, उन्हें रोका जा सके। और मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी एक नया ऐप भी जो है आईटी टूल का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, एक नया ऐप भी प्रत्याशी के बारे में जानने के लिए लॉन्च हुआ है, नो योर कैंडिडेट ऐप, KYC ECI ऐप है। इसको आप जैसे सी विजिल उसी तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो भी प्रत्याशी उनका पूरा ब्यौरा, आपराधिक रिकॉर्ड, सारी चीज़ें सब इसके माध्यम से जान सकते हैं। ये चीज़ आपको अपने प्रत्याशी को अच्छे से समझने में और सही प्रत्याशी का चुनाव करने में बड़ी मददगार सिद्ध हो रही है। बिल्कुल निश्चित है सर, ये ऐप इस बार आयोग की तरफ से नई दी गई है जिसमें प्रत्याशी के बारे में जान सकते हैं। आयोग का निर्देश भी है कि जो भी इस तरीके के प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर किसी तरीके के कोई मुकदमे हैं, उनका पेपर्स में साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स के जरिए उनका किया जाए। तो ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग सर कैसे कर रहे हैं? निश्चित ही इस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई है उसी प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी, जिनका कहना है कि लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो आयोग के दिशा निर्देश हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए और कहीं न कहीं उन चीजों पर लगातार ध्यान रखा जाए जिससे उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जा सकें। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में सियासी पारा अपने चरम पर है। चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी संगीता त्यागी ने भी अपने क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान संगीता त्यागी के साथ रागिनी नायक, विनय मित्तल, पूजा मेहता समेत तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए डोर टू डोर कैंपेनिंग यहां पर की जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी संगीता त्यागी ने डोर टू डोर प्रचार किया है। रागिनी नायक भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से संगीता त्यागी जो हैं वो उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के लिए वोट करने की यहां पर अपील कर रहे थे लोगों से। एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और दिल्ली और यूपी पुलिस में भर्ती के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ अग्निशमन सुरक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बात की जानकारी पाठ्यक्रम का विवरण पत्रिका के विमोचन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर राजीव त्यागी और वेंकटेश्वरा युद्धा मिलिट्री एवं पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी के सीईओ कर्नल अमरदीप त्यागी ने दी। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस कॉन्फ्रेंस हॉल में डिफेंस एवं पुलिस कैरियर सर्विसेज अकेडमी की विवरण पत्रिका विमोचन कार्यक्रम का शुभारंभ चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी, प्रति कुलपति डॉक्टर राजीव त्यागी, कुलपति प्रोफेसर पीके भारती और मेरठ परिसर निदेशक डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर कुल सचिव डॉक्टर पीयूष पांडे और मेरठ परिसर निदेशक डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव, निदेशक रिसर्च डॉक्टर राकेश यादव, कैप्टन बाबू खान समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।